पीसीएस के एग्ज़ाम को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। जो भी बच्चे पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अन्य भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आते हैं जो या तो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत निम्न में से कौन से स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? सीप उद्योग के लिए कौन से स्थल जो है प्रसिद्ध थे? पहले देख लीजिए ऑप्शन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, बी है कालीबंगन तथा रोपड़, सी है चहुंदड़ो तथा बनावली, डी है लोथल तथा बालाकोट। कौन से स्थल है जो सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा किस लिए प्रसिद्ध थे? बर्तन उद्योग के लिए। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा बर्तन उद्योग के लिए फेमस थे। जैसे चहुंदड़ो था प्रसाधन सामग्री के लिए और मनका उद्योग के लिए। चहुंदड़ो और लोथल दोनों ही मनका उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन सीप उद्योग के लिए लोथल और बालाकोट। ऑप्शन डी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सीप उद्योग के लिए लोथल और बालाकोट दोनों ही प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लोथल आपके कछुए से खाल से संबंधित उद्योग के लिए भी काफी फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है, कौन सा एक सही नहीं है? एक तरफ हमें स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदियां दी गई है। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? सबसे पहले दिया गया है मांडा चेनाब नदी के किनारे, दूसरा है लोथल दास्क नदी के किनारे, रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे और कालीबंगन है घग्गर नदी के किनारे। कौन सा इसमें एक गलत है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे एकदम सही है, रोपड़ सतलुज के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल ही था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोथल कौन सी नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? पहला है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है बनावली या ऑप्शन डी धोलावीरा। हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा के कौन से जिले में है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है बनावली, जहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी, भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। और यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? एक सांस्कृतिक संग्रहालय। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी में, हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार में है राखीगढ़ी। कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी, जहां पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा सांस्कृतिक संग्रहालय बनाया जा रहा है। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल है आपके गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक प्रमुख बंदरगाह बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में, धोलावीरा ये भी कहाँ पे है? गुजरात में। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बनावली। बनावली में हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों में निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये जो 4 शासकों के नाम दिए गए हैं और 4 आपको ग्रंथ दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक सही है? पहले देख लीजिए, कृष्ण देव राय, सम्रांगना सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन, सोमेश्वर, अमुक्त माल्याद और डी है भोजदेव मानसोलास। कौन सा इसमें से एक सही है? सबसे पहले देख लेते हैं कृष्ण देव राय सम्रांगना सूत्रधार। तो सम्रांगना सूत्रधार किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी धार के महान राजा भोज के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? राजा भोज के द्वारा। तो ये वाला तो गलत है और हमें बताना है सही कौन सा है। सोमेश्वर, अमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी कृष्ण देव राय के द्वारा। किसके द्वारा?
कृष्ण देव राय के द्वारा। भगवान विष्णु के विवाह से संबंधित है कौन सी? ए मुक्त माल्याद, भगवान विष्णु और अंदाल के विवाह से संबंधित है। अगला है मानसोलास। तो मानसोलास किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी सोमेश्वर के द्वारा। सही इसमें से कौन सा है? महेंद्र वर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन को लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? महेंद्र वर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन को। बी वाला ऑप्शन इसमें एकदम सही है, बाकी तीनों की तीनों गलत है। कृष्ण देव राय के द्वारा क्या लिखा गया था? ए मुक्त माल्याद, जिसमें किसका वर्णन है? भगवान विष्णु और अंदाल के विवाह का वर्णन है। सम्रांगना सूत्रधार राजा भोज के द्वारा लिखी गई थी। और मानसोलास किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई थी मानसोलास। और ये 100 अध्यायों वाला एक विशाल ग्रंथ है। कौन सा? मानसोलास, 100 अध्यायों वाला। एक विशाल ग्रंथ है जिसे क्या कहा जाता है? इसे इंसाइक्लोपीडिया, विश्व का पहला इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। किसे? मानसोविलास को। ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? महेंद्र वर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन को लिखा गया था। 100 अध्याय वाला एक विशाल ग्रंथ जिसे विश्व का पहला विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। किसको? मानसोलास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप प्रोब मंगल मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? होप प्रोब क्वेश्चन आपसे इससे भी पूछा जा सकता है कि होप प्रोब जो है कौन से ग्रह से संबंधित है? ये मंगल मिशन है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ऑप्शन सी है जापान के द्वारा। या ऑप्शन डी ईरान के द्वारा। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? होप प्रोब मंगल मिशन, इसे संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों के द्वारा यूएसए में क्या किया गया था? बनाया गया था। और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया था? जापान से। जापान से इसे लॉन्च किया गया था, यूएसए में इसे बनाया गया था। और जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। किसका मंगल मिशन है ये? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का। होप प्रोब मंगल मिशन संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है, जिसे यूएसए के अंदर किसके द्वारा बनाया गया था? संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था। और जापान के तनेगाशिमा के जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से, तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपना उत्तराधिकारी यानी बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन ए है उपाली, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है आनंद, या ऑप्शन डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु किसे नामित किया था? आनंद उनका प्रिय शिष्य था, लेकिन उन्होंने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रिय शिष्य था, लेकिन अपनी मृत्यु के पश्चात संघ के नेतृत्व के लिए महात्मा बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत किस देवता को ऋत्स्य गोपा के नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता के अंतर्गत किस देवता को ऋत्स्य गोपा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है इंद्र को, ऑप्शन बी है वरुण को, ऑप्शन सी है नासत्य को, या ऑप्शन डी मित्र को। किसे जाना जाता है बताइए शाबाश। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत किस देवता को ऋत्स्य गोपा के नाम से जाना जाता है? भगवान वरुण को, जो पहले भौतिक नियमों के देवता थे।
इन्हें बाद में ऋत्स्य गोपा के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? वरुण को। कौन से देवता को? देवता वरुण को, जिन्हें पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहा जाता था और बाद में भौतिक नियमों के रक्षक, और बाद में इन्हें ऋत के रक्षक कहा जाने लगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम इस सीरीज में कर रहे हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वरुण जो देवता थे, इन्हें भौतिक नियमों के रक्षक के नाम से जाना जाता था और बाद में इन्हें ऋत के रक्षक के नाम से जाना जाने लगा। तो वरुण इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत किस देवता को ऋत्स्य गोपा के नाम से जाना जाता था? तो वरुण देवता को ऋत्स्य गोपा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है, वह व्यक्तियों के दायित्व एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है, सोने के हार के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द। सोने के हार यानी जो सोने का हार होता है गले में पहनने वाला, उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। आपने बहुत बार ऐसा पढ़ा होगा कि प्राचीन काल से संबंधित बहुत से ऐसे आभूषण थे जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था और उनका बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये शब्द किस लिए प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऑप्शन डी यानी 4 नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो ऋत का क्या अर्थ है? ऋत अभी हमने पढ़ा था, ऋत्स्य गोपा यानी ऋत के देवता कौन, नियमों के देवता कौन थे? वरुण थे। तो ऋत क्या था? ऋत मूलभूत एक नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऑप्शन नंबर तीसरा जो यह सी वाला ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया था? कौन इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध नेता कौन से हैं जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया था? पहला है एनी बेसेंट, दूसरा है बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है लाला लाजपत राय। तो एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और 1887 में मद्रास में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी और ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? विशेष अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के 2 विशेष अधिवेशन भी हुए थे और 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी अध्यक्ष की अध्यक्षता, किसी भी सम्मेलन की, कांग्रेस के इतने सम्मेलन हुए थे उनमें से किसी भी सम्मेलन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे थे बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय ने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी अध्यक्ष की अध्यक्षता, किसी भी कांग्रेस का जो सम्मेलन होता, किसी भी कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ऑप्शन सी है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा या उपरोक्त में सभी। किसके द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है? भारत का स्थान इस बार 109 देशों में कितने नंबर पे है? भारत 66 नंबर पे है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत। और ये किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक और भारत का स्थान 109 देशों में 66 नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन यानी इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत बार इनमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले भी आपसे पूछे गए हैं या आगे भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।